बीजेपी या एनडीए परिवार के जितने सितारे थे वो सारे के सारे एक मंच पर, बल्कि एक कतार में भी नहीं आ पाए, उसके पीछे भी एक कतार है। शुभेंदु अधिकारी भी जब शपथ के बाद सबको प्रणाम करने के लिए वहां वो गए तो पीछे की कतार में जाकर के भी वो सबसे मिले। और अब एक एक करके प्रधानमंत्री भी एनडीए के घटक दलों के नेताओं से भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। तो पूरा एनडीए कितना इंटैक्ट है, एनडीए कितना मजबूत है, ये तो आपको तस्वीरों में दिख ही रहा होगा। इसके साथ ही साथ बीजेपी की अपनी क्या पावर है, ये भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। और मैं फिर दोहराऊंगी, इंडिया अलायंस ने इन्हीं चंद्रबाबू नायडू को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए थे और इन्हें बड़ा कमजोर बैसाखी बताया था। लेकिन 2024 के बाद से जो गठबंधन है वो मजबूत होता रहा, जो रिश्ता है वो मजबूत होता रहा और एनडीए की एक मजबूत पिक्चर देखने को मिली। देखिए, लौटकर भी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करते हुए, उनके हाथ पकड़ते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे थे। और नरेंद्र मोदी को वहां अपने बीच में देखकर जो आपने गूंज सुनी लोगों के बीच से, जिसको प्राची शोर मीटर कह रही थी, वो शोर मीटर तो कमाल का था। और ये इतने लोगों का उस एक मंच पे होना, अगर उन सबको भी एक लम्हे के लिए आप भूल जाएं, एक नाम काफ़ी है इस वक्त भारत की राजनीति में। इस नाम की जो गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है, और अब से नहीं 2014 से भी पहले से नरेंद्र मोदी, वो करिश्मा खत्म होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। और इस पश्चिम बंगाल की जीत में भी ममता बनर्जी के राज से मुक्ति पाने की चाहत हो या उनके खिलाफ जो नाराजगी हो, उसके अलावा नरेंद्र मोदी से जुड़ने का भी जो एक इस जनता के बीच में आकर्षण था, उसको आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। और ये कमाल की बात है कि पिछले एक दशक से 11 साल से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में नंबर 1 पर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, और नतीजा आप देखिए कि एक एक करके वैसे वैसे राज्यों में बीजेपी को जीत दिला रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए कितना मुश्किल चैलेंज हुआ करता था। और वहाँ पर सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं करती, पॉपुलैरिटी के अलावा आप देखें कि पूरा कैंपेन, पार्टी का संगठन कैसे काम कर रहा है, किन इश्यूज़ को उठाया जा रहा है, किन को उठाया जाना चाहिए, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, इन सब के बारे में भी बहुत बारीक निर्देश देते रहते हैं पार्टी के नेताओं को। और जब टॉप लीडर्स की बैठक होती है तो उसमें अधिकांश नेताओं का ये मानना होता है कि ये सब कुछ जो टेबल पर लेकर जाते हैं अपनी तरफ से ऑफर करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे पार्टी के कार्यक्रम की बात कर लें, रणनीति की बात कर लें, लेकिन वहाँ से जब उनको मिलता है तो कुछ ऐसा मिलता है जिसमें वो खुद सरप्राइज होते हैं कि इतनी प्लानिंग तो हमने नहीं की थी या यहाँ तक तो हमने नहीं सोचा था। तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 50 साल से ज़्यादा अगर पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति ने बिता दिया हो तो समझा जा सकता है कि एक्सपीरियंस कितना वास्ट होगा। उस एक्सपीरियंस का बीजेपी को बखूबी अभी फायदा मिल रहा है जब एक एक करके वैसे इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैंने देवेंद्र, वो जो कन्विक्शन वाली पॉलिटिक्स है, एक भरोसा। अभी आप देखिए, ये अपोजिशन की बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे नेता इस बात को तंज के तौर पर कह रहे हैं कि चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, तो ये सब आयातित नेता हैं। लेकिन आपने उस आदमी को कितना कॉन्फिडेंस दिया कि आपको आपके खांटी कार्यकर्ता में और एक शुभेंदु अधिकारी में कोई फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल सौरभ, और ये सबसे बड़ी चीज होती है, जो पहले भी हम लोग इस बात को कह रहे थे कि उसमें अगर सामने वाले दल में रहते हुए उस व्यक्ति के ऊपर कोई निगेटिव दाग भी है, कोई भी दाग अगर है, फिर बीजेपी में जब वो व्यक्ति आता है तो उसको कैसे पीछे छोड़े और कैसे अपने प्लस पॉइंट को आगे निकाले, उसको दिखाया और पब्लिक नैरेटिव में उसी का डिस्कशन का विषय बना दे, ये बीजेपी के नेता बखूबी जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी को लेकर अगर आप देखें तो ये कैसे संभव था कि 2020 में अगर आप बीजेपी में आते हैं और 6 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको दे दी जाए, और न सिर्फ दे दी जाए बल्कि इसमें आपको ग्रूम किया गया है। तो उसमें शुभेंदु उनकी जितनी काबिलियत रही, बीजेपी के ढांचे की अगर बात करें तो ज़्यादा काबिलियत रही। जैसे शुरू के दौर में शुभेंदु और दिलीप घोष जैसे जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, इन सबों के बीच एक टकराहट की बात आती थी, और स्वाभाविक था इस लिहाज से कि पहले जब वो शुभेंदु टीएमसी में थे तो ममता बनर्जी के राइट हैंड थे और बीजेपी के लोगों से लगातार उनकी टकराहट होती थी। लेकिन उस कॉन्ट्राडिक्शन को भी संभाल लेना, जो कि राजनीति में कहा जाता है कि सबसे बड़ी काबिलियत ये होती है कि आपको तमाम कॉन्ट्राडिक्शन को संभाल के कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना होता है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की जो बीजेपी है उसका स्किल नेक्स्ट लेवल दिखता है। अभी इसी टीम को आप देखिए ना, इसमें दिलीप घोष का नाम अगर नंबर 2 पर है, और वो साफ है, क्लियर भी है कि इस टीम में नंबर 2 पर
पावर के लिहाज से भी निर्लीप घोष ही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको बीजेपी को 3 से 77 लाने का श्रेय आप दे सकते हैं। तो इसी टीम में शुभेंदु अधिकारी के साथ उनको जगह देना, ये बैलेंस जो है वो बना करके चलना ये बेहतर रहा। अब बिल्कुल सौरभ, और कार्यक्रम में भी अगर देखें तो एक तरफ अगर शुभेंदु अधिकारी थे जब प्रधानमंत्री आए उनके साथ, तो दूसरी तरफ सौमिक भट्टाचार्य थे जो कि हार्डकोर बीजेपी संगठन के व्यक्ति हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको भी उसी रूप में तरजीह दी जाती रही। और लगातार विजुअल में आपने देखा होगा कि पीएम अगर शुभेंदु से कुछ कह रहे थे, दूसरी तरफ सौमिक भट्टाचार्य की तरफ भी वैसे ही इंगेज किए हुए थे। तो बीजेपी एकदम से बैलेंस रखने की किसी भी चीज़ की कोशिश करती है। इसमें इस मंत्रिमंडल को भी देखें तो सिर्फ 5 नाम का चयन किया जाना था, लेकिन उन 5 नाम में भी एक तो जिस प्रकार से अलग अलग सेक्शन को टच किया गया, जैसे यूथ के तौर पे और राजवंशी यूथ प्लस राजवंशी निषेध प्रमाणिक, महिला अग्निमित्रा पाल जो कि कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, इसके अलावा ट्राइबल टुड्डू, तो एक बैलेंस और प्लस उन जातियों के जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है सौरभ, उसमें भी देखें कि अपने समाज के वो एक तरह से अपने समाज में मॉडल के तौर पर वो हैं। जैसे टुड्डू शिक्षक, निषेध प्रमाणिक पहले शिक्षक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ उस जाति विशेष के किसी व्यक्ति को उठाकर अपने पॉकेट से किसी को बना दो, बल्कि कोशिश ये रहती है कि उस तरह के व्यक्ति को बनाओ जो कि आगे आपको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिला सके। और वो प्लानिंग प्रधानमंत्री के लेवल पे जो निर्देश रहता है वो बहुत सूक्ष्म होता है सर। प्राची, आप अभी मेहमानों से जब बात कर रही थी तो एक चीज़ अगर दर्शकों तक हम पहुंचा पाएं कि प्रायोरिटी में कौन से बड़े काम हैं इस सरकार के भी। बिल्कुल इसी बात पर चर्चा अब आगे करनी है कि अब प्रायोरिटी पर किस तरीके के काम रहेंगे। कल गृह मंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि घुसपैठिए कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, घुसपैठिए एक सीरियस इश्यू है। अब देखना यह होगा कि ये सरकार अब जब काम करेगी, ये सरकार जब अब बन गई है और कैबिनेट की बैठक होगी, तो घुसपैठियों पर कितना सीरियस काम किया जाएगा, सीए को लेकर कितना सीरियस काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था जो एक सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार ने बनाया था, उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि हमने पोस्टपोल हिंसा देखी है, अब उसको कैसे कंट्रोल करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कैसे टीएमसी वाला मॉडल अब पूरी तरीके से विदा होगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। और यही सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की गवर्नमेंट के सामने होने जा रही है। एक बड़ा मैंडेट पश्चिम बंगाल ने उनको दिया है। अब उस बड़े मैंडेट के साथ पश्चिम बंगाल में वो बदलाव करने हैं बीजेपी को, जिन बदलावों का जिक्र अपने बयानों में चुनावों से पहले बीजेपी के नेता करते आए हैं। और उसमें सबसे बड़ा या सबसे टॉप प्रायोरिटी पर अगर कुछ होगा देवेंद्र, तो वो कानून व्यवस्था होगा। बिल्कुल प्राची, वो एक बड़ा चैलेंज है। और इलेक्शन के बाद भी आपने देखा कि जिस प्रकार से अगर शुभेंदु अधिकारी के अपने सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, प्लानिंग के तहत हत्या की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी पूरा एक ढांचा क्रिएट करके उसकी हत्या की जा रही है, तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा चैलेंज शुभेंदु अधिकारी के लिए खुद है। दूसरी चीज़ की पॉलिटिकल वायलेंस ना फैले, ये एक बड़ा कंसर्न बीजेपी नेताओं के उसमें जहन में नज़र आता है। लेकिन साथ ही साथ जो इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट हैं उन पर नकेल भी कसी जानी है। तो वहाँ पर सरकार अपना काम करेगी, संगठन ये कोशिश करेगा कि ऐसी चीज़ों में ना उलझे। और बाकी जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं वो तो रहेंगे, लेकिन टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से चैलेंजिंग टास्क के तौर पर अगर आपको एक देखना हो कि किसी एक टास्क को, जो कि बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत करके पिछले कुछ दिनों में समझ में आ रहा हो बंगाल में उनकी सरकार बनने के बाद को लेकर, तो उसमें सबसे बड़ा मसला घुसपैठिया है। घुसपैठिया जैसे फेंसिंग जो की जानी है, क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार वहाँ आ गई, तो जो ज़मीन का मसला होता था वो बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। वो ज़मीन का मसला एक तरफ अपीसमेंट के लिहाज से था, तो दूसरी तरफ उस तरह के घुसपैठियों में एक इकॉनमी जुड़ गई है, और जिसके चलते वहाँ पर कहा यह जाता था कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो ज़मीन जो देना है केंद्र सरकार को वो नहीं दे रही थी। अब उस काम को तो कर लिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए आ चुके हैं उन घुसपैठियों को कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, ये उनके जहन में, बीजेपी के नेताओं के जहन में अभी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नज़र आती है। और टास्क के हिसाब से प्राची देखें तो अगले 5 साल में चैलेंज जिसे कहें वो यही है। बाकी चीज़ आसान है, आपके हाथ में है, बहुत आसानी से डिलीवर कर देंगे, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन इस मामले में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरा देश इन्वॉल्व है, तो यहाँ से लोगों को वहाँ भेजा जाना वो एक बड़ा टास्क रहेगा, और उस पर नजर रहेगी कि मैकेनिज्म किस प्रकार का होता है। स्टूडियो में हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी, सुब्रकमल दत्ता जी भी हैं। तो हम सब में अगर एक बंगाली हैं तो वही बताएं आपकी विश लिस्ट क्या है इस सरकार से। मतलब ये जो छोटे मोटे योजनाओं वाले काम होते हैं ये तो कोई भी सरकार आएगी वो करेगी, आयुष्मान योजना लाना, सीए की बात करना, ये बातें घोषणा पत्र में भी है और बाद में उनको दोहराया भी है बीजेपी ने। बंगाल को किस किस्म के स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है?
बहुत आवश्यक है एक दूरगामी स्ट्रक्चरल चेंजेस की, क्योंकि बंगाल पिछले 50 साल के कुशासन के चलते जिस तरह से पिछड़ गया है, पहले वाम फ्रंट की सरकार और उसके बाद टीएमसी की सरकार, आज अगर केंद्रीय सरकार का सहयोग अगर नहीं मिलता तो बंगाल एकदम पूरा खत्म हो जाता आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से। यह कहीं ना कहीं पे एक दैवीय शक्ति है, जो कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि एकदम सही समय पे अंतिम बेला पे माँ दुर्गा ने और भगवान राम ने बंगाल को बचा लिया है। अब तो डबल इंजन की सरकार है। प्रमुखता से मैं समझता हूं कि 5-6 एरिया है जहां पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। एक है उत्तर बंगाल, बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। मुझे लगता है कि उत्तर बंगाल के लिए एक विशेष पैकेज जरूर आएगा। इसके साथ साथ सीए कानून तत्काल लागू होना ये बहुत आवश्यक है। फिर बॉर्डर फेंसिंग के बारे में आपने उल्लेख किया है, वो बहुत जरूरी है बॉर्डर फेंसिंग करवाना। और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कुशासन, महिला सुरक्षा, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सूचना ये भी है कि अब हाल फिलहाल भारत के जो राजदूत है ढाका पे, उन्होंने बांग्लादेश सरकार से गुजारिश किया है कि आप लोग ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत पे है उनको आइडेंटिफाई करने में कोऑपरेट कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि ये तमाम जितने सारे टोलाबाजी सिंडिकेट और ये जितने दहशत जो फैलाते थे पश्चिम बंगाल में, ये रोहिंग्या वाहिनी है। और इस रोहिंग्या वाहिनी को आप तरी पार करके पद्मा के उस पार फेंकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने बंगाल की भूमि को खोखला कर दिया है। और केवल बंगाल के लिए नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के लिए, पूरे भारत के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है, ये रोहिंग्या वाहिनी। और इनको तरी पार करके सबसे पहले मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये रहेगा, और ये बहुत ही जटिल और पेचीदा भी रहेगा। ये कितना चैलेंजिंग होगा, इसी पर चर्चा कर लेनी चाहिए। अमिताभ जी, कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बीजेपी घुसपैठियों को मुद्दा बनाती तो है, लेकिन इस मुद्दे पर क्या काम बीजेपी ने किया है, कितने घुसपैठियों को बाहर किया है, ये बताने में अक्सर नाकाम रहती है। और पश्चिम बंगाल में चुनौतियां ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि अब सरकार भाजपा की है, तो जो एक ये पोरस बॉर्डर का इशू है, यानी जहां पर भी फेंसिंग नहीं हुई है, सबसे पहले तो वहां फेंसिंग करने की ज़रूरत है। और उसमें अब इश्यूज नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो लैंड ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे रही थी भाजपा की सरकार को, अब वो लैंड ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए और सबसे पहले फेंसिंग करने की ज़रूरत है। दूसरा है, जो सर कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है कि भाई घुसपैठिया है कौन, और जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उन घुसपैठियों को, तो उन्हें डिपोर्ट कैसे किया जाए, उसके लिए भी, क्योंकि जो नए जो राजदूत बने हैं वो भी बंगाल से ही आते हैं, और नई सरकार के साथ बातचीत कर करके, मामला तो पेचीदा है कि मान लीजिए ये संख्या हज़ारों लाखों में है, तो कैसे इनको वापस बंगाल भेजा जाए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। वहाँ से जो घुसपैठिया घुस रहा है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, पूरे भारत में फैला हुआ है। तो आई थिंक ये एक चैलेंज रहेगा जो बीजेपी अगले 5 सालों में अलग अलग बातें हैं, घुसपैठ को रोकना और घुसपैठियों की पहचान करना। ये सेकंड पार्ट जो है देवेंद्र, क्या ये है स्कीम ऑफ थिंग्स में बीजेपी की? निश्चित तौर पे, और बड़े चैलेंज के तौर पर है। उसमें एक चीज़ जो हम लोग ये पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है, जैसे अगर इतने सारे लोगों की आप पहचान करा लें, बांग्लादेश लेने को तैयार ना हो, फिर भेजेंगे कैसे, किस तरीके से, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा। तो उन सारी चीज़ों पे बहुत खुलकर नहीं कहा गया, लेकिन जो इशारा एक समझ में आ रहा था सौरभ, उसमें ये कि मुझे लगता है कि फेंसिंग के काम में जो थोड़ा वक्त लगेगा ना, या थोड़ा जानबूझ के लगाया भी जाएगा, तो उसमें ये इंडिकेशन था कि जिस तरीके से वो लोग आए थे उसी तरीके से जा भी सकते हैं। पुशबैक तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ कैमरे के सामने हो, डिक्लेयर्ड वे में हो। अगर उन लोगों के सामने, जैसे जो बांग्लादेशी वहाँ पे रह रहे हैं, जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी पहचान कर ली गई है और हमारे ऊपर बहुत लीगल, वो तो खुद ही जा रहे थे जब अभी वही एसआईआर हुआ, बिल्कुल। तो उसमें अगर उनको ये सपोर्ट नहीं मिला होता टीएमसी सरकार का, तो उस समय शायद बहुत बड़ी संख्या ऑलरेडी कम हो चुकी होती, क्योंकि वहाँ पर टीएमसी के ढांचे ने उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, हमारी सरकार दोबारा आ रही है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके चलते फिर उसमें थोड़ी कमी आ गई, अन्यथा और तेज रफ्तार से। वरना वो उस वक्त जितनी बड़ी तादाद में जब एसआईआर शुरू हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर के बाहर मतलब पास में कतारें लगी थी, कायदे में तो वो सब लोगों के कागज चेक करके वो अरेस्ट होने चाहिए थे, मगर ये बेहतर समझा गया कि इनको जा रहे हैं तो जाने दो, और हमको प्रैक्टिकल होकर बात करनी चाहिए। इसके अलावा और आपके पास रास्ता क्या है? आप एक्स्ट्राडाइट करेंगे, एक एक्स्ट्राडिशन में सालों साल लग जाते हैं, और वो क्या दूसरा देश जो है वो इतनी आसानी से इस बात को स्वीकार करेगा कि ये हमारे नागरिक थे, गलत तरीके से गए थे, अब हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। सो
बिल्कुल आपने जैसे ठीक कहा कि ये काम अगर शांति से होना है तो बिल्कुल वैसे ही सर। किया जाए। और पूछा भी जब मैंने एक बड़े व्यक्ति से, तो उन्होंने कि सर भेजेंगे कैसे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा था कि जैसे आए थे वैसे जा सकते हैं। तो उसे ये समझ में आ रहा था कि पुशबैक ही किया जाएगा। मगर एक ये इस सरकार का बंगाल में एक बड़ा काम रहेगा घुसपैठियों की पहचान करना, और फिर बाकी तो फिर उसमें और एजेंसियां और मंत्रालयों के जो काम हैं वो आते हैं। एक जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लागू नहीं होती, वहां पर सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे थी, अमिताभ जी के सर्वे में अक्सर आता होगा, क्या क्या इश्यूज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली अगर प्रोमिनेंट इश्यूज की बात करें तो सबसे पहले है लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड जॉब्स। जो वो कह रहे थे वेस्ट बंगाल पूरे भारत के जीडीपी का 11% अकाउंट फॉर करता था 1970s में, आज 5.5% करता है। नंदीग्राम या जो इंसिडेंट हुआ जो टाटा प्लांट के साथ, उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पर निवेश हुआ नहीं है। और ये लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो निवेश आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हुआ है घुसपैठ से, क्योंकि घुसपैठ हो रहा है उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं। एंड लॉ एंड ऑर्डर में ही महिला असुरक्षा का मामला आ जाता है कहीं ना कहीं, और वहीं पे आ जाता है मामला जो आपका है आप जो सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी डीए जो वहाँ पर पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी डिलेड है, काफ़ी पीछे चल रहा है। और उसके इम्प्लीमेंटेशन का बीजेपी ने वहाँ पर मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, उसका फायदा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चुनाव में भाजपा को मिला है। सर, महिला सुरक्षा की आपने बात की, तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया हमेशा इन चुनावों में कि कन्विक्शन रेट जो है महिलाओं के मामलों में, अपराधों में, उसमें बंगाल बहुत पीछे है। तो ये भी तो दत्ता सर कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी बीजेपी सरकार के सामने कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में पकड़े गए अपराधियों को वक्त रहते सजा दिलाई जा सके। बिल्कुल। और कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत बहुत कम है बंगाल के परिपक्ष में। और उसके साथ साथ मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे केसेस, महिला के साथ मॉलेस्टेशन हुआ या फिर बलात्कार हुआ, वो जब गए पुलिस स्टेशन पे अपना रिपोर्ट लिखवाने में, वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी है वो सीधा सीधा बोलता है कि बाँचते चाइश की ना, यानी कि जिंदा रहना चाहते हो या नहीं। और जहां पे घिनौनी अपराध हुआ है, ऐसे ऐसे सिंपल धारा लगा के ताकि जितने सारे कल्प्रिट्स हैं उन सबको तत्काल बेल मिल जाए। इस तरह के तो कहानी बंगाल के गांव गांव में है। अब ऐसे महिलाओं का जस्टिस दिलवाना और ऐसे महिला की सही में उनको सम्मान की जिंदगी मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने और शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि एक जुडिशियल कमीशन बैठेगा तमाम चीजों को लेके। ये केवल आरजीगर की बात नहीं है या फिर धुलियान की बात नहीं है या संदेशखाली की बात नहीं है। ग्रामीण बंगला में तो पता नहीं कितने सारे आरजीगर बात पहले भी कही थी, एक व्हाइट पेपर लाएंगे करप्शन पे और करप्शन पे और इस पे, क्योंकि वही मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण बांग्ला में जिस तरह का अत्याचार हुआ है महिलाओं के ऊपर, अरे उन लोगों का बलात्कार करके आग जला के जिंदा दफना दिया गया है। ऐसे ऐसे चीजें तो है शीतलकुची के पास, कुछ बिहार पे या मालदा में, कितने सारे इलाके में, बोलपुर में। तो ये तमाम जितने सारे घटनाएं हैं वो तो सामने ही नहीं आया। आरजीगर इसलिए सामने आ गया था, मैं संदेश खाली इसलिए सामने आ गया था क्योंकि महिलाओं ने हिम्मत जताई थी विरोध करने संदेश खाली में। और आरजीगर क्योंकि कलकत्ता के अंदर हुआ था इसलिए मीडिया का पूरा उस पे फोकस था। पर मैं कहता हूं कि घिनौना हादसा इस तरह का हुआ है। आर्चिकर के वक्त मैं खुद ग्राउंड पर थी, वहां जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनके अंदर जो एक डर था, कैमरे पर नहीं आना, अपनी आप बीती नहीं बताना, इस बात का डर कि आज तो हमने बता दिया लेकिन चेहरा अगर दिख गया तो कल को गुंडे आएंगे और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस भय, इस डर को तो खत्म करना बहुत आवश्यक है। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, ये 4 तारीख के विजय के बाद बंगाल में कलकत्ता शहर पे पार्क स्ट्रीट के आसपास की वीडियो है। वहां पे कुछ लड़कियां अपने एक हॉस्टल पे जय श्री राम बोल रही थी और दीदी परिवर्तन हलो, असल परिवर्तन हलो। तत्काल उसके बाद ये गुंडा वाहिनी और रोहिंग्या वाहिनी ने उन लोगों को धमकी दिया कि दरवाजे के बाहर निकलो, तुम लोगों के साथ बलात्कार। ये आपसे पूछने वाला था, अब ये तत्व तो गायब नहीं हो जाएंगे अचानक से? नहीं, अचानक से गायब नहीं और 40, और वैसे भी आप देखिए वोट में भी 40% वोट तो ममता बनर्जी को मिला है ना।
मतलब उनका भी समर्थक वर्ग एक है। क्या आप आने वाले दिनों में बंगाल में और क्लैशेस इस किस्म की होते हुए देखते हैं? बिल्कुल जो पीछे होगा, होती इस रही। तरह के क्लैशेस होगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि केंद्रीय सुरक्षा बल को कम से कम 6 महीना रहने की आवश्यकता है बंगाल में, अगर नियंत्रण पाना है। और दूसरी बात यहां पे ये है कि ये माइनॉरिटी के विरोध में भाजपा नरसंहार करवा रही है। इस तरह का रटा चीजें शुरू हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर, जैसे ही आप इन लोगों की धरपकड़ करने की कोशिश करेंगे। पर मैं उन सब सेकुलर ब्रिगेड से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग महिलाओं के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण सलूक करता है, उनका क्या आरती उतारे क्या फूल चंदन के साथ, या फिर उनके ऊपर बुलडोजर चलाए? क्योंकि आपके प्रदेश में अगर चीजें होती है तब तो आप कठोर कानून अपनाते हो, पर बीजेपी रूल प्रदेश में अगर ऐसे कठोर चीजें अगर उठाए जाए तो फिर माइनॉरिटी के विरोध में बहुत सारे विमर्श के मुद्दे हैं, नैरेटिव के मुद्दे हैं, वो उनका जवाब पॉलिटिकली दिया जाए। ग्राउंड पर कानून को अपना काम कर रहा है वो करेगा। जैसे मैं कल से देख रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी का पोस्ट था कि हमको रविंद्रनाथ जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, ग्राउंड नहीं दिए जा रहे हैं, तो अब हम ममता जी जहां रहती हैं उसके बगल वाले पार्क में हम लोग कर लेंगे। तो उन्होंने बता दी कि ये देखिए, आते ही इन्होंने बंगाल की प्रतीकों के सबको सम्मान देने के से कैसे ये रोका जा रहा है बंगाल के लोगों को। देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, और शुरू का जो 6-8 महीना है वो संघर्ष यही रहेगा कि बीजेपी की सरकार ये कोशिश करेगी कि ऐसी चीज़ें करे जिससे जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी वो उसके साथ मैच करे। और टीएमसी के लोग ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि चाहे वो वायलेंस के हिसाब से हो या फिर इस तरह के आरोप लगाकर जिसमें ये दिखाएं कि जो काम बीजेपी कर रही है वो बंगाल के लिए ठीक नहीं है और टीएमसी का जाना उनके लिए नुकसानदायक। जैसे 80 विधायक अगर हों, और जैसा कि आपने ठीक कहा कि 40% वोट बैंक, और सिर्फ वोट बैंक नहीं, आप सोचिए कि सिस्टम में भी अभी उनके परसेंटेज के हिसाब से समझ लें तो उतने % लोग हैं सिस्टम में भी वहाँ पे। तो वो शुभेंदु अधिकारी के हर कदम को आसानी से स्वीकार करने के बजाय उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ये उनको अब सूट करेगा कि अगर वहाँ पर वायलेंस हो तो ये दिखाने की कोशिश करें कि बीजेपी राज्य में ये सब वायलेंस हो रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करें, उसको निगेट करें। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा शुभेंदु अधिकारी के सामने। आपको गुंडों का इलाज भी करना है, लेकिन मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है बीजेपी के सरकार के आने के बाद। और खुद अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं की तरह नहीं है ना कि अगर सत्ता से चली गई तो शायद निराशा हाथ लगेगी और जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती थी वो नहीं निभाएंगी। यहाँ तो हमें अक्सर अमिताभ जी ये देखने को मिलेगा कि शुभेंदु के सामने जितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं उतनी खड़ी करने की कोशिश ममता बनर्जी करेंगी। हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था ना, आई एम फ्री बर्ड नाउ, अब मैं कहीं भी जाऊंगी कुछ भी करूंगी। उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि वो चुनाव हारी है, इसका मतलब वो एलओपी नहीं बन सकती, और अभिषेक बनर्जी भी लोकसभा में है, यानी एलओपी पोजीशन पर जो भी लीडर आएगा, एटलीस्ट गिवन द सर्कमस्टांसेस, वो उतना कोई मजबूत लीडर आएगा नहीं, पहली बात। तो यानी विधानसभा में जो एक विरोध या ऑपोजिशन टीएमसी को करना है उतना अग्रेसिवली वो कर नहीं पाएगी, अनलेस कि आप किसी एमएलए को कहते हैं कि आप रिजाइन करो और ममता बनर्जी के लिए वो कुर्सी छोड़ो। वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे बंगाल कर दिया कि मुझे वो करना भी नहीं है, वो करना भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो अब सिर्फ स्ट्रीट फाइटर जो उनकी एक इमेज है जिससे वो बड़ी हुई हैं, जिससे वो उभरी हैं, उसको वो जरूर कोशिश करेंगी कि मैं सड़क पर उतरूं और आंदोलन करूं। कितना वो सक्सेसफुल होता है, कितने, देखिए ये सड़क की बातें, जो सड़क आंदोलन होता है ना, या जो ये पब्लिक सपोर्ट के बिना नहीं होता। तो जब तक आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा मुद्दे पे, आप उसको बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते। ये देखना पड़ेगा अमिताभ जी। मुझे खुद को ये लगता है कि अब भाई एज भी एक फैक्टर होता है। वही कह रहा हूं, अभी तो बना 5 साल, तो आप क्या, आपको पता है ना, मेरा मौका तो अगर आएगा तो 5 साल के बाद ही आएगा। कितनी अंदर से आग बची होगी। वहां भी ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड है। देखिए 74 लोगों का जो टिकट काटा गया 74 एमएलए का, उसमें से ज्यादातर ममता बनर्जी के, आप कह सकते हैं, ग्रुप के थे, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने इंटरनली बीजेपी को भी सपोर्ट किया है। तो पार्टी में भी एक उथल पुथल होगी, क्योंकि ममता बनर्जी हारी हैं, एलओपी रहेंगी नहीं, अभिषेक बनर्जी रहेंगे आपके दिल्ली में लोकसभा में, और क्या होगा कि वो पार्टी कितना अपने आप को संगठित रख पाती है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में बताएं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब अपने विधायकों से मीटिंग की नतीजों के बाद, तो उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया हम उनकी पहचान करेंगे और उनको निकालेंगे। आपको कह रहा क्या ऐसे कौन लोग थे, किस लेवल पर हुआ ये काम? देखिए क्या है कि बंगाल में एक लीडरशिप का टिफ रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। आप अगर बहुत सारे स्पोक्स पर्सन से पूछेंगे, जो यंग स्पोक्स पर्सन हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको कह रहे थे कि इस बार अगर
पार्टी जीतती है तो अभिषेक बनर्जी को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ममता बनर्जी को नहीं। ये चर्चाएं चल रही थी। अब 74 एमएलए सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए। आईपैक के ऊपर भी कहा जाता है कि लार्जली अभिषेक बनर्जी का कंट्रोल था, उसमें लार्जली ममता बनर्जी या ओल्ड गार्ड के टिकट काटे गए। उसमें से बहुत सारे असंतुष्ट नेताओं ने वहां पर या तो सपोर्ट नहीं किया उनके कैंडिडेट को, या भीतरघात किया, या ओपनली बीजेपी को सपोर्ट किया है। उसी के बारे में ममता बनर्जी जो हैं वो बात कर रही होंगी। अब अपनी पार्टी को ममता बनर्जी कैसे बचाएंगे? आप कह रहे हैं ये भी चुनौती हो सकती है, रहेगी, क्योंकि दो खेमे तो थे रहेगी। ही, अभिषेक बनर्जी वाला और एक ममता बनर्जी वाला। अब ये कितनी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने होगी? या पश्चिम बंगाल में टीएमसी जिसका मजबूत कैडर दिखता रहा या मजबूती के साथ वो मैदान पर लड़ती दिखी, अब तक वो सत्ता में रही, दत्ता जी क्या वाकई में इस पार्टी के सामने संकट खड़ा हो रहा है? बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। उस दिन जब ममता बनर्जी जी ने कालीघाट पे अपने रेसिडेंस पे एमएलएस की बैठक बुलाई है, मेरे पास सूचना है कि लगभग 15 से लेके 20 एमएलए हैं जो गायब थे और फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए थे। तो ये 15-20 एमएलए के ऊपर किस तरह का कदम उठाती है ये देखने लायक होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे ही 4 तारीख का नतीजा निकला, उसके बाद भाईपो का भाषा देखिए ना, बिल्कुल यू टर्न और बदल गया है। जिस तरह के डायमंड हार्बर मॉडल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद गृह मंत्री को देख लेंगे, आज तो लग रहा है कि जैसे कि रोते रोते क्राई बेबी वाला चेहरा उनका हो गया है। रिजू दत्ता जो इनके जो प्रवक्ता है उसकी भाषा आप देखिएगा, इस तरह से बहुत सारे हैं टीएमसी के जो प्रवक्ता है या फिर एमएलए से, सबकी भाषा बदल गई है। वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। मैं तो अब इंतजार करूंगा कि वो ग्रीन फाइल जो है ना, वो हरा फाइल जो ईडी के दफ्तर से जो आईपैक के दफ्तर से लेके आई थी ईडी ने जब रेड किया था आईपैक के दफ्तर से, उसके अंदर क्या खजाना है वो जानना बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, हुमायूं कबीर का इस बीच में एक स्टेटमेंट है, उसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। अब वो किसके एजेंट थे उस पर बहस अब क्या ही करेंगे, अब तो चुनाव के नतीजा आ गए बीजेपी के या टीएमसी के। लेकिन उन्होंने कहा कि टीएमसी के बहुत सारे लोग नतीजों के बाद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं और बीजेपी उनको ले नहीं रही है। नहीं सर, लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी जो दंगा फसाद जो हुआ था बंगाल में 4 तारीख के बाद, अचानक भगवा पहन के और फिर सीधा निकल गए थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, ये तमाम जितने सारे थे ये टीएमसी के। सर एक मिनट, ये जरा तस्वीरें देख लीजिए मंच की, कुछ उस वक्त जो आपने शायद ना देखी हो, कैसे जमीन पर घुटने टेक करके जनता के सामने प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम ही समझिए इसको आप। और ये जीत कितनी बड़ी है, ये उस जो आशीर्वाद मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उसका धन्यवाद जिस तरीके से वो दे रहे हैं, उस आशीर्वाद का जवाब जिस तरीके से दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जनता जनार्दन होती है, नेता भाषणों में बहुत कहते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें कम आती हैं जब आप उसी रूप में उसका धन्यवाद भी करें। बिल्कुल सौरभ, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इमोशनल के हिसाब से सोचें कि वो सपना जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर मेंबर, उस जन्मभूमि में बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मलाल उनको हमेशा ही रहता था। और पार्टी के लिहाज से वो मलाल, दूसरा देश के प्रधानमंत्री के लिहाज से ये मलाल कि अगर उस राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, उस चीज़ को दूर नहीं किया जा सका। तो अगर इन सारी चीज़ों में अब जब बंगाल की जनता ने वैसा मैंडेट देकर उस काम को किया, तो समझा सकता है कि पीएम की भावनाएं किस प्रकार से बंगाल के लोग मुझे तो किसी और राज्य में चुनावी जीत के बाद ऐसा रिएक्शन नहीं याद है। किसी और राज्य की जीत से इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। बीजेपी नेताओं से अगर आप बात करें तो जिस प्रकार का इमोशन उनका नजर आता है बंगाल की विक्ट्री को लेकर, उसमें किसी भी और राज्य से इसकी तुलना सौरभ नहीं की जा सकती। जबकि बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश भी जीता है, महाराष्ट्र भी जीता है, सब किया है, अपने दम पे सरकार बनाई है, कोलिशन की भी नहीं है। लेकिन बंगाल को लेकर के ये भाव जो दिखा, अब आज जैसे आपने वो देखा ना मंच पे, पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 98 साल के व्यक्ति बीजेपी के कार्यकर्ता, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ तिरंगा फहराने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे और जेल गए थे उसके बाद। उस तरह का व्यक्ति और उस राज्य में अगर बीजेपी इतने सालों तक शासन में नहीं आ पाई, तो ये समझा सकता है कि मलाल कितना बड़ा रहा होगा। और जैसे कि पहले सर हम लोग बात करते रहे, बीजेपी के बड़े नेताओं का ये मानना था कि अगर 2-3 बंगाल के लिए 2-3 राज्य चले जाएं तो भी कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है, आपको बतानी चाहिए एक बार फिर। ये तो मतलब कि भाई इस पार्टी के लिए बंगाल क्या है। जी हाँ बिल्कुल। और उसमें जब बीजेपी का टॉप लीडरशिप आप समझें तो उनमें से एक नेता से, क्योंकि एकदम व्यक्तिगत बात थी इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जब उस बातचीत में मैंने कहा कि बंगाल की विक्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो बड़े इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत के सामने
अगर हमसे कोई ये कहे कि ये 2-3 राज्यों में आपका शासन नहीं रहेगा, आपकी पार्टी का शासन नहीं रहेगा और बदले में बंगाल मिल जाएगा, हम लोग सहर्ष उसको लेना चाहेंगे, क्योंकि बंगाल हमारे लिए इमोशनल इशू है। हमें हर हाल में बंगाल में बीजेपी की सरकार चाहिए, हमें वहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो इस कदर का अगर इमोशन हो, वो एक सामान्य पॉलिटिकल स्टेट नहीं था कि चलो एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई, बल्कि हर बीजेपी के नेता का, हर कार्यकर्ता का सीधे सीधे ये इमोशन जुड़ा होता है। सोचिए, कहा यह जाता है, बीजेपी का एक प्रमुख नारा है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन जहां जन्म लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो जन्म बीजेपी, वो भूमि बीजेपी के लिए नहीं थी। और उस नारे को गढ़ने का इंतजार इतना लंबा अगर वक्त लगा, बहुत पेशेंसली बीजेपी ने वेट किया और फाइनली रिजल्ट। और वो उसकी तस्वीर हमने मंच पर आज कई बार देखी है, या हम कहें जब से प्रधानमंत्री पहुंचे आज कोलकाता तब से ही देखी है। पहले तो एक रथ पर सवार होकर वो मंच तक पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री ने, वो जो हम पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, उनके अनुभव की बात करते हैं, तो अचानक प्रधानमंत्री ने तय किया और शमिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी से पहले बातचीत की, फिर अपनी सिक्योरिटी में लगे लोगों को ये बताया कि अब हम नीचे उतरेंगे। फिर वो नीचे उतरे और पैदल मंच तक गए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता का सम्मान जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज किया है वो हमने देखा। उनको शॉल उड़ाया और जिस वक्त गले लग रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री की आंखें भी नम थीं। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल कितना इमोशनली जरूरी था बीजेपी के लिए। एक ही इंसिडेंट, सॉरी मैं आपको रुका, एक ही इंसिडेंट मुझे याद है ऐसा, वो दूसरा कुछ हुआ हो तो भी स्लिप कर रहा है। जब राम मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा जब होनी थी, उस वक्त प्रधानमंत्री ने पूरा साष्टांग प्रणाम किया था मंदिर के सामने। बिल्कुल साहब, पहले पार्लियामेंट 2014 में जब आए, 2014 में जीत के बाद, तो पार्लियामेंट में वो वैसा ही इमोशन दिखा राम मंदिर वाले के लिए, और वैसा ही इमोशन ये यहाँ पर दिख रहा है पश्चिम बंगाल के लिए। और जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि क्योंकि वो एक सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं है, बीजेपी के लिए एक एकदम से इमोशनल इशू था। और उस इमोशनल स्टेट में अगर बीजेपी को इतनी शानदार सफलता वहाँ के लोगों ने दिलाई, तो वो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से ओवरवेलमिंग सिचुएशन। और ये केवल हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है इतना बड़ा मौका बीजेपी का बंगाल जीतना। आप इंटरनेशनल प्रेस को देखिए ना, इस वक्त दुनिया भर के बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस, बड़ी मैगजीन्स, इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा, तो आपको पता लगेगा कि दुनिया भी देख रही है कि ये इस बार जो हुआ है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी बड़ा कुछ शब्द अगर है तो वो है। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट का, क्योंकि अभी का है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी इज कंसोलिडेटिंग पावर जस्ट एज इंडिया टेक्स इट्स प्लेस अमंग द वर्ल्ड्स ग्रेट पावर्स। और उस वहां बीजेपी कंसोलिडेट कर रही है। मोर वोट्स हैव बीन कास्ट फॉर मोदी देन फॉर एनी पॉलिटिशियन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक किसी को इतने वोट नहीं मिले जितने नरेंद्र मोदी को मिले, ये लिख रहा है वॉशिंगटन पोस्ट। और ये खास करके अमेरिकी मीडिया जो है, ये भारत का या मोदी का सिंपैथाइजर तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप, वो ये बात कह रहा है। इकोनॉमिस्ट का एक पूरा आर्टिकल है, और मुझे उसका ऑथर नहीं मिल रहे हैं कौन है, वो हिंदुस्तानी है या विदेशी है ये पता लगे। उन्होंने हेडलाइन दी है उसको, अपने आर्टिकल को, द बीजेपी हैज बीटन अ बैड रूलर इन वेस्ट बंगाल बट इंडिया मस्ट नॉट बिकम अ डी फैक्टो वन पार्टी स्टेट। अब ये वो चिंता में कह रहे हैं कि इंडिया वन पार्टी स्टेट ना बन जाए इंडिया, लेकिन वन पार्टी स्टेट उनको बनती हुई दिख क्यों रही है? क्योंकि उनको और कोई नजर नहीं आ रहा कि भाई बंगाल जैसा स्टेट भी जो है वो 2/3 बहुमत दे रहा है, तो इसके बाद फिर उनको भी दिख रहा है कि दैट मीन्स कोई और ऑपोजिशन बचा नहीं है उस रूप में। बिल्कुल साहब, और एक चीज़ अगर देखें कि जब ये बात कही जाती है तो एक तो अपोजिशन की ताकत उनको भी दिख रही है कि कितनी क्रमशः कम होते जा रही है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो ताकत है ना, इससे दुनिया के देशों के साथ आपके रिश्ते में फ़र्क पड़ता है, आपके बार्गेन में फ़र्क पड़ता है कि अगर देश की आबादी, इतनी बड़ी आबादी पीएम मोदी के साथ है, और वो जब टेबल पर बैठते हैं किसी दूसरे देश के काउंटर पार्ट के साथ, तो वहाँ पर फिर जो दोनों देशों के बीच जो बातचीत चलती है, समझौता जो चलता है, उसमें पीएम मोदी के पास ज़्यादा बड़ी ताकत रहती है कि इतने सारे लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर मैं बैठा हूँ। और एक चीज़ और कि बीजेपी का अपना जो ढांचा है ना, जो वो चिंता जता रहे कि वन पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पे किसी भी डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि वन पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का अपना ढांचा सौरभ चेक एंड बैलेंस के लिए अपने आप में बहुत काफ़ी होता है। बाकी दलों के से तुलना कर रहे हैं और बीजेपी के अपने इंटरनल ढांचे को अगर आप देखें, उसमें एक बड़ा फर्क नज़र आएगा। वो बड़ा फर्क ये कि पार्टी का एक व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा हो तो सीधे दूसरा व्यक्ति उस पर कंसर्न जताता है। जैसे पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद सौरभ, बीजेपी जिस दिन विक्ट्री हुई थी, उसके बाद मैं बीजेपी दफ्तर था, बीजेपी कम से कम 6 से 7 बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनमें से सबका
कंसर्न यही था कि पश्चिम बंगाल में वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसी ने एक लाइन ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। तो ये आप समझे कितनी बड़ी चीज़ है, वरना ये बहुत स्वाभाविक इमोशन हो सकता था कि वो ये कहें कि सत्ता में रहते हुए टीएमसी ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, अब हम लोग बदला लेंगे। तो बीजेपी का ढांचा बिल्कुल वैसा काम नहीं करता जैसा बाकी दलों में करता है। अगर कोई गलती करे तो सिस्टम अपने आप उसको दूसरा सामने खड़ा होता है जो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है और करेक्ट करता है। ये चीज़ इसको बाकी दलों से अलग बनाती है। अमिताभ जी, क्या वैसे तो उनकी चिंता है ये कि इकोनॉमिस्ट लिख रहा है वन पार्टी स्टेट इंडिया को नहीं बन जाना चाहिए, बनेगा भी नहीं, कभी मुमकिन है नहीं। हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है। अपने आप अगर कोई अगर किसी को गुमान हो जाता है तो जनता अपने आप उसको जमीन पे ला देती है। ये भी हमने देखा है। पार्टी का इन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर भी जो है चेक्स एंड बैलेंसेस इस सिस्टम के अंदर ही कंटिन्यूड है। मगर ये अगर दुनिया के अखबार लिख रहे हैं तो उनको ये तो पता लग रहा है ना कि भारत में इस वक्त पावर जो है वो कहाँ फ्लो कर रही है। क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि 2023 में यानी लोकसभा चुनाव से पहले 12 राज्यों में भाजपा और 5 राज्यों में या 6 राज्यों में उसकी अलाइज की सरकारें थी, जो कि अब 17 राज्यों में भाजपा और 5 राज्यों में अलाइज की सरकारें हैं, यानी 18 से 22 या 23 पे पहुंच चुका है ये आंकड़ा। दूसरी बात है जो देवेंद्र भाई साहब भी कह रहे हैं कि देखिए, जब भाजपा हारी 2021 में तो क्या उन्होंने कोई भी कारण बताया कि हम हारे क्यों हैं? कोई आरोप लगाया कि बहाना नहीं बताया, बहाना सॉरी हाँ, कोई भी बहाना बनाया कि हम बोगस वोटिंग की वजह से नहीं हारे, पोल वायलेंस की वजह से नहीं हारे? और आप अब देखिए कि जो पार्टीज हारी हैं, यानी कांग्रेस जो एक राज्य जीती है केरल, और जो राज्य हारी है मान लेते हैं बंगाल या तमिलनाडु, वो जिस राज्य में जीत रही है उसमें तो उसको पब्लिक सपोर्ट मिला है, बट जिस राज्य में वो हार रही है वो उसके करेक्ट रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है और आरोप लगा रही है कि वो एसआईआर या वोट चोरी की वजह से हारी है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये दोनों पार्टीज में यही है आज की डेट में, कि जब भाजपा हारती है तो वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाती है, उस रीजंस को एनालाइज करती है, माइक्रो स्ट्रैटेजीज बनाती है उन रीजंस को या कारणों को टैकल करने के लिए, और फिर 2 साल 3 साल 5 साल में वहां पर इमर्ज होती है विक्टोरियस। आज जो विपक्ष जो वन पार्टी सिस्टम की बात हो रही है, वन पार्टी सिस्टम पहले तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जहां विपक्ष हारा है, जैसे कांग्रेस भी मान ले तो उसको 40% वोट शेयर है, 40% वोट शेयर है। लेकिन डिफरेंस पार्टीज में यही है इन दोनों गठबंधनों में, कि एक पार्टी चैलेंज लेकर के लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ रही है, दूसरा जो विपक्ष का गठबंधन है कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड और कुछ ना कुछ अपनी वीकनेस को छोड़ करके दूसरी बातों को क्या बोलते हैं, दूसरी बातों को कहता है कि उसकी वजह से हम ये चुनाव बहाना बना लेते हैं। बीजेपी है जो रीस्टार्ट करती है, अगर वो कहीं पर हार गई या उसे फेलियर का सामना करना पड़ा तो वो रीस्टार्ट करती है अपने सिस्टम को, वो देखती है कि कहां पर उससे गलतियां हुई। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के दल हैं जो पहले बहाना खोजते हैं, न जाने कभी बैठकर वो ये समीक्षा करते होंगे हार की कि हमसे क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, या सिर्फ बहाना खोजकर वो अपना फेस कम से कम सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही जो फेस सेविंग की उनका ये तरीका है, इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान दे रहा है। और अब सोचना होगा नए सिरे से इंडिया अलायंस के तमाम दलों को कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है। और सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी के सामने है तो अब अखिलेश यादव के सामने है। जो कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे क्या सबक अखिलेश यादव लेंगे, ये देखने वाली बात है। और ले भी रहे या नहीं ले रहे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जब पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव गए तो वो बाकायदा पोस्टर्स लेकर गए थे, वो बाकायदा ग्राफ्स लेकर गए थे, वो बता रहे थे कि कुंदरकी में उनके साथ क्या हुआ, वो बता रहे थे कि रामपुर में उनके साथ हुआ। तो क्या देवेंद्र लग रहा है आपको कि कोई सीख यहां से ली जा रही है विपक्ष की तरफ से, या वही तरीका है कि हार गए तो हमें ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है या सिस्टम पर, जीत गए तो जनादेश? इसे बहाने वाले पे एक बात बताऊं प्राची मैं आपको, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद उस संदर्भ में इस चुनाव में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा जी, उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहेगा, बोले कि देखो इलेक्शन वोटिंग ठीक से हो गया और काउंटिंग ठीक से हो गया तो हम लोग बहुत आसानी से जब बात इन्होंने मुझे बताई तो मैंने बड़ी जोर से हैरानी व्यक्त की है, ये तो, कहा गया आपसे। तो जैसे उन्होंने कहा काउंटिंग के बाद तो मैं भी शॉक्ड, मैंने काउंटिंग ठीक होने का मतलब, फिर उन्होंने ये बात बताई कि पिछले काउंटिंग में लगभग 50 सीट तो जीती हुई सीट हम लोग हार गए, क्योंकि वहां पर टीएमसी के लोगों ने दादागिरी गुंडागर्दी कर ली और हम उसको काउंटर नहीं कर पाए। फिर मैंने ये कहा कि ऐसा कैसे, फोर्सेस तो वहाँ मौजूद थी काउंटिंग सेंटर पे। उनका कहना था कि वो सेंटर के बाहर थी, अंदर तो पूरा टीएमसी का सिस्टम था, तो जो जितने एजेंट थे उनको हमारे कई सारे कंस्टिट्यूंसी में मार के भगा दिया गया, कई जगह कैंडिडेट को भगा दिया गया।
फिर मैंने ये भी पूछा था कि इस बात को आप लोग पब्लिक डोमेन में लेकर क्यों नहीं आए। उनका ये कहना था कि हमें तो ये पता था ना कि टीएमसी इसी ढांचे पर काम करती है, तो हमें हमारी ये जिम्मेदारी थी कि जब इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपकी सतर्कता काउंटिंग के दिन भी होनी चाहिए थी, आपकी सतर्कता और मजबूती काउंटिंग के दिन भी होनी चाहिए थी। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा फॉल्ट है और इस बार उस कमी को हम दूर कर रहे हैं और नतीजों के दिन भी आप देखेंगे कि हम किस मजबूती के साथ काउंटिंग सेंटर पर डटे रहेंगे। तो एक तरफ एक पार्टी ऐसी है जो कि जान रही है, देख रही है कि हमारे साथ गलत हुआ, बावजूद इसके नतीजों के बाद उसको क्लेम नहीं कर रही, बता नहीं रही कि इस वजह से हार गए, बस अपने सिस्टम में सुधार कर रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि हारने के बाद भी अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे बहाने ढूंढे जिसको प्रथम दृष्टया ही सौरभ से ये समझ में आया कि इस बात का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो एक बड़ा फर्क हो जाता है। अखिलेश यादव के केस में भी देखें तो आप एक उदाहरण आप समझें कि शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के सामने अगर पढ़ रहे हैं तो अपना वो चप्पल शूज निकाल के और फिर प्रणाम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उनको ये दिख रहा है ना कि इस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी ऐसी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जा रहे हैं उनके सामने जो कि चुनाव हारी हैं, उसके लिए आप लखनऊ से उठकर टीएमसी के दफ्तर में और या टीएमसी घर ममता बनर्जी के घर पहुंच जा रहे हैं। तो अपने आप में नैरेटिव में लूजर के साथ अगर आप खड़े हो रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब पहले से ही आप और उस तरह के बहाने इकट्ठा करना, उस तरह की चीजें करना, ग्राउंड पे जब मेहनत करना चाहिए, ग्राउंड पे मेहनत ना करके आप बाकी सारी चीजों में लगे रहेंगे तो फिर उसके बाद नतीजों के बाद बहाना और रोना। मैं तो कहता हूं एसआईआर में ही क्या आपने जान झोंकी, इसमें मैं शायद टीएमसी को नाम ना लूं, लेकिन तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने जब एसआईआर हुआ तो उस वक्त आपने जो आज कह रहे हैं उस वक्त वो काम किया क्या, किसी का वोट कटे ना? और दूसरी तरफ बीजेपी का आप सोचिए सर, जब एसआईआर चल रहा था तो बीजेपी की बैठकों में यह तक कहा गया, वो मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा भी कहा गया जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके या पार्टी की मीटिंग में, कि आप लोग शादी ब्याह न्योता इसमें इन्वॉल्व ना रहें, वो छोड़ दें, वो अपना होते रहेगा जिसको करना है, सामाजिक कार्यक्रम होते रहेगा, आप एसआईआर पर फोकस करें। एसआईआर पर अगर फोकस नहीं करेंगे, अपने लोगों के नाम उसमें नहीं रहेंगे, कट जाएंगे, तो फिर चुनाव में इसका नुकसान होगा। और ये सांसदों और विधायक की बैठक में भी इस तरह की सख्त नसीहत दी जाती थी, क्योंकि उस समय शादी ब्याह का मौसम चल रहा था तो बहुत सारे नेताओं की वो तस्वीरें आती थी। तो इतनी बारीकी पर अगर कोई पार्टी ध्यान देकर मेहनत कर रही हो, दूसरी तरफ सिर्फ बयानबाजी, ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत अगर पॉलिटिक्स चला रहे हो तो फिर नतीजों में फर्क तो आएगा। मुझे याद है उस ये नए प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी में बने हैं अभी, वो बैठक ले रहे थे और उनका ये छपी हुई उनका बयान था कि अगर आप लोगों ने ये मान लिया है कि चुनाव हार गए हैं या हारना है तो मुझे अभी बता दीजिए, बिल्कुल, ताकि फिर मैं किसी और को दूं जिम्मेदारी। बिल्कुल। और अपने सरकार के लोगों पर भी, सरकार के सिस्टम पर भी, उनकी पार्टी की सरकार है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था, उसमें भी कोई ये परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। तो जाहिर तौर पर अपना 100% झोंकने वाला जो काम होता है वो बीजेपी करती है। और दिल्ली से सौरभ बाकायदा उसमें रिपोर्ट लिया जाता था कि कौन कौन सा नेता किस किस जगह पे जा रहा है, कौन सा कार्यकर्ता किस जगह पे जा रहा है, लोगों को समझा रहा है, बता रहा है ये कैसे आपको अपना नाम जुड़वाना है। लेकिन मैं फिर ममता बनर्जी एक अलग कैटेगरी है, एक अलग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो, तो इसीलिए मैं उनकी तुलना अखिलेश यादव से भी नहीं कर सकता, उनकी तुलना आप राहुल गांधी से भी नहीं कर सकते, तेजस्वी यादव से भी नहीं कर सकते। आप उन पे सारे आरोप लगा सकते हैं, ये आरोप नहीं लगा सकते कि इनको राजनीति नहीं आती। नहीं, बहुत बेहतरीन राजनीति आती है और इतनी सक्षम है राजनीति में, साम दाम दंड भेद राजनीति के जो 4 चीजें ममता बनर्जी जी से बेटर कोई नहीं जानता है। और इसीलिए तो 15 साल तक राज की है बंगाल में। ममता दीदी तो खुद कहती थी अखिलेश यादव के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, तेजस्वी के बारे में, एगुलो तो छोटो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सामने। तो उससे ही दर्शाता है कि उनके अंदर किस तरह की परिपक्वता है राजनीति को लेके। यहाँ पे 2 चीज मैं उठाना चाहूंगा जरूर। एक, जो आपने इंटरनेशनल मीडिया के बारे में जो आपने उल्लेख किया है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मोदी जी जो हुए वो इंटरनेशनल मैस्कॉट है। मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय अखबार अगर इस तरह के लेख अगर लिख रहे हैं, देन आई विल से सर्टेनली विथ अ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि मोदी जी इज अ फेनोमेनन एट द ग्लोबल लेवल। वो अपने आप में एक फेनोमेनन है, नहीं तो पश्चिम की टिप्पणी इस तरह की नहीं होती है। सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारतीय राजनीति में। जिस तरह का प्रणाम उन्होंने किया है, हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है बंगाल में, देवी देवताओं के सामने हम लोग इस तरह से नतमस्तक होके झुक के प्रणाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मोदी जी ने दर्शाने की कोशिश किया कि जनता जो है वो देवी देवता की प्रतिबिंब है और उन्हीं के सामने इस तरह से
झुक के वो प्रणाम कर रहे हैं। आज तो मैं कहूंगा कि संघ परिवार के लिए जिनका मैस्कॉट है, आइडियोलॉजिकल मैस्कॉट, कल्चरल मैस्कॉट है स्वामी विवेकानंद की जो हिंदुत्व की जो आइडियलिज्म है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह से फैलाया है, बीजेपी ने वो कमाल करके दिखाया है बंगाल में। और शायद आज गर्व से कह सकते हैं कि जहां पे जन्म लिए थे मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। नारा बदल दिया आपने। नहीं, लेकिन ये बात ठीक है। लोग वैसे कहेंगे कि संघ, आरएसएस, नागपुर ये घर है बीजेपी का, लेकिन शायद बीज तो बंगाल में है। कोर्स, आई मीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर जो भारतीय जनसंघ जो पेरेंट आप कह सकते हैं पार्टी है भाजपा की, तो जननी तो वही है। इसलिए भी आप देखेंगे कि जो आज आई थिंक भास्कर उनका नाम था, जो 98 ईयर्स के जो फ्रेंड रह चुके हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, उनका भी होना बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि उन्होंने लगभग 75 साल बाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डेथ के 75 साल बाद आज जो उनका सपना होगा वो रियलाइज हुआ है। माखनलाल सरकार। सॉरी। दूसरी बात यह है कि कैसे आप जो कह रहे थे कि एक बात जो छूट गई, जो हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टी टीएमसी में अब क्राइसिस बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये दोनों ही कैडर और लीडर्स और एमएलएस के लिए इनएक्सेसिबल हैं, मिलते नहीं थे। एक बहुत बड़ी बात है, आप ये चेक करिएगा अपने रिपोर्टर्स वगैरह से। और जैसा आप कह रहे हैं सौरभ भाई कि ममता बनर्जी कैसे अलग हैं, जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकील का चोंगा पहन करके अपना खड़ी हो पक्ष रख रही थी। दूसरी बात, हर जिले में एसआईआर कॉल सेंटर एस्टैब्लिश किया है टीएमसी ने अपने वोटर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है, जो कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। और आप देखिए वोटर अधिकार यात्रा में मैसेज क्या था कि भैया वोट चोरी हो रही है, हमें वोट करो ताकि हम भाजपा को हरा सकें। लेकिन जो कॉमन पब्लिक है, जो हंसी मजाक की चीज थी वहां पर, तो लोग कह रहे थे कि आप जीतोगे कैसे, वोट तो चोरी हो रही है ना। मतलब मैसेज क्या है? वोटर अधिकार यात्रा नाम है, तो अधिकार क्या है उसमें? आपने कोई वोटर के राइट्स की तो बात नहीं करी, सिर्फ आपने एक आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रही है, और वो भी मतलब अपने जिसे कहते हैं जब भी सूट करता है। बट क्यों, मैं आप हैं, मैं और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं टीएमसी के लिए क्राइसिस है। सत्ता से ऑपोजिशन में जाना तो ठीक है, पसंद तो किसी को नहीं होता, बट क्यों आपको टीएमसी में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होता हुआ नजर आ रहा है? टीएमसी तो देखिए, पहले टीएमसी का जो भी कैडर, लीडर, वोट शेयर है वो है किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का है, पहली बात। दूसरी बात, क्षेत्रीय दलों में फैमिली कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद ही कहा कि अब ममता बनर्जी 72 साल की हो चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी अगर ये लीडरशिप टेक ओवर करते हैं तो क्या ओल्ड गार्ड जो है अभिषेक बनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा वो आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है कि भाई जिन लोगों ने साथ नहीं दिया हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तीसरी बात, इसमें एक और मजबूत बात है कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक छोटा मोटा रोल टीएमसी की हार में प्ले किया है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद जोन में। और सबसे खुश अगर कोई पार्टी अभी है टीएमसी की हार से तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को रिवाइवल दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भी उनके खिलाफ काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बीच में फेवर्ड है, और बीजेपी और जैसा दादा कह रहे हैं कि 25 से 40 लोग तो भाजपा ज्वाइन करने को तैयार हैं, ठीक है। तो दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है अगले 5 साल। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सौरभ जी, आप अगर देखेंगे वोट की जो समीकरण है, जैसे इन्होंने उल्लेख किया है मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, वहां पे कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की रिवाइवल हो रही है। कांग्रेस की जब रिवाइवल हो रही है तो वोट बैंक एट वन कॉस्ट, किसकी वोट बैंक पे? वो टीएमसी की वोट बैंक पे, जो ट्रेडिशनली पहले कांग्रेस का रहा है और बाद में टीएमसी में छिटक गया था। दक्षिण बंगाल में अगर मैं आ जाऊं, फुरफुरा शरीफ और उसके साथ साथ वाम फ्रंट और फुरफुरा शरीफ का जो ये गठबंधन हुआ है, जिसके चलते वाम फ्रंट की जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, जो लगातार टीएमसी को वोट करते आया है, वो कहीं ना कहीं पे छिटक के इस तरफ आ गया। नहीं तो भांगौर में और बाकी इलाके जो आसपास है वहां पे इस तरह का नतीजा नहीं दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं पे ममता दीदी के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सीनियर एमएलएस है टीएमसी के, और हारे हुए बहुत सारे एमएलएस है टीएमसी के, उन लोगों ने सीधा कहा कि आईपेक ने हराया है।
कुछ ऐसे एमएलए है जिन लोगों ने कहा है कि आईपैक ने भाजपा के लिए काम किया है। जब आप आईपैक को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा करते हैं, आईपैक किसकी संस्था है? अभिषेक बनर्जी की। और अभिषेक बनर्जी के चलते आईपैक का इतना बोलबाला था पूरे बंगाल में, तो नेचुरल है कि उससे सीधा सीधा अंदर खाने क्या चल रहा है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में। देवेंद्र, आपको भी लगता है कि ये मतलब कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टीएमसी के लिए खड़ा हो सकता है? भाई, जो मेरा ये सवाल इसलिए है कि आज बंगाल में जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस, जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, वो और कहां जाएंगे ममता बनर्जी के अलावा? क्या उनको कांग्रेस में कोई उम्मीद दिखेगी? देखिए, पहली चीज़ तो सौरभ ये है कि चुनाव के पूरे पैटर्न को अगर देखें तो उसमें ही समझ में आ जाएगा कि टीएमसी ऑलरेडी संकट में है। जब आपके 14 से 15 लोकसभा सांसद, उनकी कोई उस रूप में एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही हो जब इतना बड़ा चुनाव ममता बनर्जी लड़ रही थी। बीजेपी के तो कई नेताओं का ये कहना था कि दीदी को अकेला छोड़ दिया सांसदों ने, और उसके पीछे वजह ये है कि अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार से पूरे पार्टी को एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश की, और वहाँ पर जो चेंज ऑफ गार्ड स्मूथ होना चाहिए था पावर में, वो नहीं हुआ, और वर्क कल्चर में बहुत का फर्क आया। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जिस प्रकार से चलती थी, उनके साथ जो लोग जिस प्रकार के थे, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से काम करते हैं, उसमें एक बड़ा फर्क रहा, और वो फर्क निश्चित तौर पे एक उसके अस्तित्व को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि 40% वोट बैंक है, ममता बनर्जी जैसी फाइटर हैं, सड़क पे उतर के वो बहुत माहौल बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये तब संभव था जब सामने बीजेपी जैसी अगर पार्टी, मजबूत पार्टी ना होती तो उनके लिए काम आसान होता। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी अगर सामने खड़ी है तो उनके इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज करेगी। और ये मानना थोड़ा आसान काम है ज़रूर कि टीएमसी अगर खत्म हो रही है तो उसको कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नजर आ रही है? क्या इस बंगाल चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी उस तरीके से तैयार नजर आई? उसका जवाब आपको ना में ही मिलेगा। राहुल गांधी लास्ट में गए और इतना बड़ा आरोप लगाया, तो अगर ये काम करना था तो फिर आपको पूरे कैंपेन में करना था, और फिर ये समझना था कि भले ही अभी बीजेपी को फायदा हो जाएगा, लेकिन आगे हम टीएमसी को हराएंगे, लेकिन टीएमसी की जगह ले लेंगे। उस काम को करने के बजाय अगर सिर्फ औपचारिकता पूरा करें तो अवसर होने के बावजूद शायद कांग्रेस इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही। चले, अब टीएमसी का क्या होगा आगे, वो कितना मजबूत विपक्ष बनेगी ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन ये अब तय है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 5 मंत्री भी आज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आगे बहुत सारी चुनौती है शुवेंदु के सामने, उस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।